हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से तैयारी करें ताकि हम सेकंड ग्रेड मैथ्स को ना केवल क्लियर कर सके बल्कि इस एग्ज़ाम को टॉप भी कर सके। तो सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, कितने मार्क्स का है, हमें किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है, कैसे हम अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, किन किन बुक से हमें कवर करना है। तो आइए हम सबसे पहले सेकंड ग्रेड मैथ्स में 10th और 12th का अपने सिलेबस देखते हैं। तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का अपने सिलेबस की बात करेंगे। टोटल ये कितने मार्क्स का है? 180 मार्क्स का है। 180 मार्क्स का है, यानी इस क्वेश्चन से कितने प्रश्न आएंगे? 90 क्वेश्चन इस पोर्शन में से आएंगे। 90 क्वेश्चन इस पोर्शन में से आएंगे 180 मार्क्स का। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की अगर अपने बात करें तो क्या क्या टॉपिक हैं? देखिए, नंबर सिस्टम, प्लेन जियोमेट्री, अलजेब्रा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और लास्ट में है वेक्टर। तो ये हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। देखो, नंबर सिस्टम में से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, नंबर सिस्टम में आपने अपने जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, जैसे नेचुरल्स नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इस पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि 2 इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। मतलब अच्छी तरह से आपकी इसकी प्रॉपर्टी को समझना है। बाकी रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इनका बस आप बेसिक सा अर्थ देख लेना कि इनका बेसिक अर्थ क्या है। इससे संबंधित थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेना, पर मेन फोकस आप इरेशनल नंबर पर रखना। इसके साथ थोड़ा प्राइम नंबर, इस पर भी अपनी कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, प्राइम नंबर्स पर। नेक्स्ट हम बात करें प्लेन ज्योमेट्री की। ये प्लेन ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये आपका 9th-10th में से कवर हो जाएगा। 9th-10th में की बुक में से आपको इसको कवर करना है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। एंगल्स, कोण, रेखाएं एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, एंगल्स मेड बाय, जो कोण बनाए जा रहे हैं ट्रांसवर्सल विद टू लाइन के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइएंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल, भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 9th-10th में से आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा डीपली मत देखने की जरूरत नहीं है। रेक्टिलिनियर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइएंगल्स, मतलब टॉपिक ये ट्राइएंगल्स, प्लेन ज्योमेट्री है, ट्राइएंगल से संबंधित जितना भी 9th-10th में सिलेबस है वो आप सारा कवर कर लेना इसके अंदर। फिर उसके बाद सिंपल एरिया,
एरिया ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर यानी कि सर्किल हो गया। ये भी आपको 9th-10th में बहुत अच्छे से टॉपिक मिल जाएगा। 9th-10th की जो करंट की बुक लग रही है एनसीईआरटी की, वहां से आप कर लीजिए। आर्क्स, एंगल सबटेंडेड बाय देम, टेंजेंट्स टू अ सर्किल। तो सर्किल की प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ कर लेना। ये भी एक अच्छा पॉइंट है पढ़ने वाला प्लेन ज्योमेट्री में। यानी कहने का मतलब ये टॉपिक आपके 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे और ना ही आपको 2 दिन ज्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करना है। बहुत स्पीडली ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट, अलजेब्रा। अब देखिए अलजेब्रा, इसके अंदर मिला जुला रूप कह सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर 11th-12th का पोर्शन आएगा। एक बार हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर ले, लास्ट में मैं समरी के रूप में आपको और समझा दूंगी। तो अलजेब्रा, बाकी देखिए चाहे 11th-12th की बात करें, चाहे हम बीएससी लेवल की, चाहे एमएससी की, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनली मानना है कि अलजेब्रा पोर्शन एक ऐसा है जहां कैलकुलेशन कम होती है और ये स्कोरिंग पॉइंट कह सकते हैं। यहां से मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हर चीज में आप कंसेप्ट क्लियर करने पर जोर देना। मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को समझने की कोशिश करना कि वो टॉपिक है क्या। अब अलजेब्रा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों के अंदर रैखिक समीकरण आपको पढ़नी है। ये आपको 9th-10th में मिल जाएगी। बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आता, बस इसके अंदर 1-2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ज्यादा डीपली आपने इसमें से नहीं पढ़ना। पॉलिनोमियल्स ऑफ इन 1 वेरिएबल, एक चर के अंदर बहुपद, बहुत इजी सा टॉपिक है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्यक या समीकरण के मूल एक ही बात है। बहुपद के शून्यक, बहुपद को समीकरण में चेंज कर लीजिए, जो उसके मूल आएंगे वही बहुपद के शून्यक होंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक आइडेंटिफाइज, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो टॉपिक है ये पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन बेस्ड टॉपिक है। ये वाला तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स, इस पे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहां भी मैं फिर से कहूंगी बहुत डीपली आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां डीपली करने की जरूरत होगी वहां मैं आपको स्ट्रेस देके कह दूंगी। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है मैथ्स का, लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट इस सिलेबस को समझते जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक और चीज बता दूं, इन सबके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको क्या पढ़ना है। 2-3 जो की पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उनको लिखना है बस, ताकि एग्जाम के दौरान आप स्पीड से एक दिन के अंदर इसका रिवीजन कर सको। बाइनोमियल थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। द्विपद प्रमेय, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और क्वेश्चन थोड़ा डीपली भी आ जाता है, तो इस टॉपिक को आपको डीपली देखना है, बाइनोमियल थ्योरम को। क्वाड्रिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, जो मूल निकल रहे हैं इक्वेशंस के, उनकी नेचर कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनमें आपस में रिलेशन कह दीजिए चाहे तो, वो आपको ये टॉपिक देखना है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, नेचर ऑफ रूट्स का। लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो यहां भी आप
यहाँ भी आपको बहुत डीपली देखने की जरूरत नहीं है लीनियर इनइक्वलिटीज में। नेक्स्ट, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 टॉपिक जिसे हम एपी जीपी एचपी कहते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एपी जीपी एचपी, ये तीनों टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे का मतलब डीपली पढ़िए आप इसको। एपी जीपी एचपी को रिलेशन इनका पढ़िए, इनमें आप थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ शॉर्ट ट्रिक बनती है एपी जीपी और एचपी में। बाकी जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कुछ क्वेश्चंस पे ही अप्लाई होती है। तो हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं कर पाते। तो जहां जहां मुझे लगेगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। तो एपी जीपी एचपी अच्छे से टॉपिक कीजिए। नेक्स्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय, टोटली समझ का टॉपिक है, कैलकुलेशन न के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन इसमें डीपली आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। तो जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है तो वो तो आप अच्छे से कीजिए। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3, 2 और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स सबसे इजीएस्ट टॉपिक अगर हम कहें तो, इवन अगर हम 11th-12th क्लास में जब ये टॉपिक करवाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर ही बच्चों को मैट्रिक्स करवाते हैं, उनका इंटरेस्ट बनता है। तो ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स इजी टॉपिक है, पर क्वेश्चन डीपली आते हैं। डिटरमिनेंट्स में से क्वेश्चन डीपली आते हैं, तो डिटरमिनेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। डिटरमिनेंट्स देखो, इसमें भी आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की, जहां आपको इनको हल करने में 1 मिनट लगेगा, वही आप इनको प्रैक्टिस में 30 से 35 सेकंड में इजीली कर पाओगे। आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस खूब करनी है। इनवर्स मैट्रिक्स बहुत इजी सा टॉपिक है, बस आपको इनवर्स ज्ञात करना आना चाहिए। एक मेथड सीख लीजिए कैसे ज्ञात करना है। फिर सॉल्यूशन ऑफ सिमुलटेनियस, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 एंड 3 अननोन्स, सिंपल सा टॉपिक है, चाहे मैट्रिक्स से फाइंड कर लीजिए, चाहे वैसे आप इक्वेशन को हल करके इनका सॉल्यूशन ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए इसमें अंदर एपी जीपी एचपी आपको देखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में से आपको डिटरमिनेंट्स ज़्यादा फोकस करने हैं, हालांकि मैट्रिक्स भी आपको देखनी है। नेक्स्ट, सेट रिलेशन फंक्शन, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। जहां तक है रिलेशन के अंदर बन जाता है सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये टॉपिक यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको और आपको इसको डीपली पढ़ना है। सेट रिलेशन फंक्शन, ये देखने में बड़े लग रहे हैं, हालांकि आपको इसमें 1 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही आपको लगाना है। पहला टारगेट आपका सिलेबस को कवर करना है, ये ध्यान में रखना।
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब नीचे वाला सारा कॉम्प्लेक्स बेस है, तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एक दो मार्क्स का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। एर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट मान के चलिए कि ये सिर्फ आधे घंटे का स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक को समझ लेना तो ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अलजेब्रा में बता दिया आपको किन किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको 9th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहां से आपने ये क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी की बुक्स 9th की, एनसीईआरटी की बुक से करना है, और आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। तो एसएससी सीजीएल में ये टॉपिक आता है, आप वहां से ये टॉपिक भी देख सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी आप देख लीजिए, इससे संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं बस आप उनको देख लेना, इस टॉपिक में उतना ही सफिशिएंट है। बाकी फॉर्मूले आपको देखने ही देखने हैं, और अगर मैथ्स का स्टूडेंट है तो ये टॉपिक अच्छे से उसके क्लियर होता है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी इजी कंसेप्ट है। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति आपको करनी क्या है? त्रिकोणमिति के अंदर 3 कोणों का मापन करने वाली, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? स्टार्टिंग करनी है 9 से, 9 से फिर 10th, 11th, 12th, बस एक दिन के अंदर ये ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरी करनी है। इसमें एक चीज और नोट कर लेना, इसमें फॉर्मूलाज काफी है, उन फॉर्मूलाज को आप अलग से कॉपी के अंदर डेफिनेटली नोट कर लेना। हालांकि हम इनकी इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमें ओरली याद हो जाते हैं, पर फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद होते वो डेली का 5 मिनट इन पे जरूर देना ट्रिग्नोमेट्री पे। नेक्स्ट आता है कैलकुलस, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलकुलस ही लगता है। आप इसमें कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल बोरियत फील नहीं होती इस टॉपिक के अंदर। बस ये है कि इसमें आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझना है। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बारी बारी, ऐसा नहीं है कि बारी बारी आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप ये कीजिए, इसमें हर टर्म्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के जितने भी फॉर्मूलाज आए उसको आप अलग से नोट कर लिए। जितने भी फॉर्मूलाज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला आ गया, आपने उसको अलग से नोट कर लिया। हालांकि इंटीग्रेशन में ज्यादा फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन में कम है। लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लिमिट्स का ही लगता है। डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव ऑफ सम एफ डिफरेंस, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इजी है।
रॉलेस और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां से, इंपॉर्टेंट है। रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम, इनका जियोमेट्रिक मीन जरूर देख लेना कि इनका ज्यामितीय अर्थ क्या है। आजकल वहां से क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रमेय में से, क्वेश्चंस की बजाय इनके ज्यामितीय अर्थ से क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, देखो इनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है पर प्रैक्टिस पहले की होनी चाहिए। टेंजेंट्स, स्पर्श रेखा, नॉर्मल, अभिलंब, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का। अब देखो ये टॉपिक मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि ये सब मैं एक दिन में ही कवर कर लेती थी। तो आप भी इतनी स्पीड बनाइए कि जब भी आप इसकी, देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 2 दिन लगा लीजिए, बाकी अगर प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हो फिर 1 दिन, फिर उसके बाद हाफ डे, इस प्रकार से आप इसमें दिन को कम करते जाइए। पर इस पे पकड़ बनाइए क्योंकि यही पॉइंट है, इस पे पकड़ बनाओगे तो आगे बीएससी, पहले तो इंटीग्रेशन, पहले तो इससे इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आपका बीएससी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस पे तो पकड़ आपको बनानी ही पड़ेगी टॉपिक पे, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने। बाकी मेरा ये मानना है कि अब मैथ्स का कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, टफ लग रहा है तो उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ उस टॉपिक में से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट, इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बाद आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। इनडेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, applications of definite integral in finding area, simple curves, arc of circles, line, parabola, ellipse, area between the two above said curves। तो इंटीग्रेशन का ये पोर्शन आपको क्या करना है, अगर आप अब की भी एनसीईआरटी लोगे, जो भी करंट के अंदर 11th-12th में जो बुक लग रही है, चाहे वो बुक ले लीजिए आप, जो करंट के अंदर 11th-12th में बुक लग रही है, उसमें देखिए निश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल और उनके ये एरिया वाला क्षेत्रफलन, बस ये 3 टॉपिक एक बार वहां से कर लीजिए ताकि ये वाला कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, देखो ये टॉपिक थोड़ा टफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए और रियल में ये टॉपिक टफ भी है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए आप, क्योंकि ये मार्क्स गेन टॉपिक है। तो सबको टफ लगेगा तो कुछ लोग इसको छोड़ भी देते हैं। मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़िए। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो इसको शेड्यूल में आप क्या कीजिए, प्रत्येक दिन इसको टाइम दे दीजिए, हर दिन इसको टाइम दीजिए, हर दिन आप आधा घंटा इस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। आधा टॉपिक कर लिया, जैसे आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये एक दिन कर लिया, फिर अगले दिन सेक्शन फॉर्मूला, हालांकि ये 9th-10th का है, ये 9th-10th में आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिंदुपथ, लोकस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 11th में आती है। स्ट्रेट लाइन, युग्म, सर्किल, पैराबोला, एक्लिप्स, हाइपरबोला। ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इन पे आप बेसिक चीजों पे पकड़ बनाइए, आगे जब बीएससी का करेंगे तो वहाँ इनके बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, तभी हम बीएससी में कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ मेरा मानना है कि आप इसको ऐसे कीजिए,
एक दिन सर्किल कीजिए, वो भी ज़्यादा टाइम मत दीजिए क्योंकि आपको और भी तो मैथ्स करनी है। एक दिन में सर्किल, एक दिन पैराबोला, एक दिन एक्लिप्स, एक दिन हाइपरबोला। नेक्स्ट डे सर्किल पैराबोला इकट्ठा, सर्किल और एप्लिक्स करना आप, सिमिलर सिमिलर है ये, सर्किल्स और एलिप्स ये आप साथ करना। उसके बाद पैराबोला और हाइपरबोला ये आप साथ करना, और फिर नेक्स्ट डे चारों एक साथ करना। हालांकि थोड़ा टाइम तो लग जाएगा पर आपकी कंसेप्ट सारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देयर प्रॉपर इक्वेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, टेंजेंट नॉर्मल चोर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट नॉर्मल चोर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मेन आप सर्किल पैराबोला एक्लिप्स ये आगे उनकी प्रॉपर्टीज ही हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। सर्किल पैराबोला एक्लिप्स हाइपरबोला, इन चारों पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिर आती है 3 डायमेंशन में, ये 2D है, ये 3D है। 3D ये इसमें सेकंड ग्रेड में इजी है, और अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें उसको खैर बाद में बात करेंगे अपने, वहां भी 3D है अपने सिलेबस में। तो कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति है इसके अंदर, सिंपल सी कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं 3D के अंदर, जैसे XY प्लेन, YZ, XZ प्लेन, इनके बारे में पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन सिंपल बन सकता है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 8 भागों में बढ़ता है, 2 पॉइंट्स के मध्य डिस्टेंस, यहाँ 2 पॉइंट्स के मध्य डिस्टेंस थी लेकिन ये 2D के अंदर है, यहाँ 3D के अंदर 2 पॉइंट्स के मध्य डिस्टेंस है। सेक्शन फॉर्मूला 2 पॉइंट्स का विभाजन सूत्र, और सेक्शन फॉर्मूला 3 पॉइंट्स का, जिसमें x y z यानी 3 निर्देशांक होंगे। डायरेक्शन कोसाइन रेशो, दिक् अनुपात दिक् कोजा, ये टॉपिक अच्छा है। दिक् अनुपात दिक् कोजा, इसका बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके अंदर वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो ये थोड़ा इतना पोर्शन इजी था ऊपर वाला, अब थोड़ा टफ पॉइंट शुरू हो गया। कार्तीय और सदिश समीकरण, कार्तीय सदिश समीकरण ऑफ लाइन, एक लाइन का कार्तीय और सदिश समीकरण, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइन्स, विषम रेखाएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 रेखाओं के मध्य के बीच की न्यूनतम दूरी। ये तो लाइन का था, अब प्लेन का, रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण, फिर समतल का कार्टेशियन और सदिश समीकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। एंगल बिटवीन, 2 रेखाओं के मध्य एंगल आपको देखना है, 2 प्लेन्स के मध्य आपको एंगल देखना है, एक लाइन और प्लेन के मध्य आपको एंगल देखना है। फिर हमको देखना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है 2D और 3D। ये सारा का सारा पॉइंट आपको 11th-12th की बुक में से मिल जाएगा। अब देखिए मैथ्स में आपको क्वेश्चन से मतलब है, नई पुरानी से हमें मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको 2009 और 10 से पहले की बुक मिलती है, जो 2009 और 2010 से पहले बुक लगती थी 11th-12th में, वहां से आप टॉपिक कवर करोगे तो अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर नहीं मिल रही तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो करंट के अंदर बुक लग रही है अभी, वहां से भी ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर, सबसे इजी
वेक्टर कुछ भी नहीं है, वेक्टर के अंदर कुछ भी। अगर आप इसको करो तो आप इसको 2 आवर्स के अंदर 2 घंटे में वेक्टर कर सकते हो। कितना डीप से डीपली कीजिए, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मतलब समझना है, उसकी प्रॉपर्टीज, यहां आपको टाइम लग सकता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एदिश त्रिगुणन, सैदिश त्रिगुणन और उससे संबंधित प्रॉपर्टी। बिल्कुल इजीएस्ट टॉपिक अगर मैं कहूं तो यही इजीएस्ट टॉपिक है। 2 घंटे के अंदर आप आराम से रिलैक्स होकर बैठोगे, इस टॉपिक को पूरे को 2 घंटे में इजीली कर सकते हो। अगर फ्रेशर हो तो 4 घंटे लग जाएंगे बस, इसका टाइम आपको इसके अंदर नहीं लगेगा। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब प्रायिकता को आपको डीपली करना है, यहां से क्वेश्चन बहुत डीपली आने लग गए, प्रायिकता से क्वेश्चन काफी डीपली आने लग गए। लेकिन फिर भी एक बार आप इसको 11th-12th की करंट जो बुक लग रही है वहां से कवर कर लेना। स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन, एक क्वेश्चन आए तो कर देना। माध्य माध्यिका बहुलक में से मोस्टली इनका रिलेशन याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का क्वेश्चन 180 मार्क्स का। जिस हिसाब से मैंने सिलेबस में एक एक पॉइंट को पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये सिलेबस टफ है। सारे पॉइंट से आप पढ़ चुके हो। और कुछ जैसे कुछ मैंने देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहीं पढ़ा रहे होते हैं तो 11th-12th को पढ़ा रहे होते हैं, तो ये टॉपिक तो उनके वैसे क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। आपने इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है, समरी के रूप में। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कवर। सबसे पहले हमें सिलेबस को कवर करना है कि सिलेबस हमारा कवर हो जाए। तो कवर करना है अपने को सबसे पहले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 9th, 10th, 11th, 12th जो करंट में बुक्स लग रही हैं, स्कूल के अंदर जो करंट में बुक्स लग रही हैं, वहां से आपको सिलेबस को पढ़ना है। एक बार आपको सारे टॉपिक में से गुजर जाना है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको हल करने हैं। इनमें से कवर हो गया। थोड़ा सा अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आर.डी. शर्मा की बुक से आप पढ़ सकते हो, पर दोनों बुक से साथ मत पढ़ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने आर.डी. शर्मा बुक शुरू कर ली तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आप सिर्फ करंट बुक में से पढ़ना चाह रहे हो तो आप करंट बुक में से। एक चीज और सजेशन दूंगी, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको नहीं पता, आपने कभी मैथ्स पढ़ी नहीं, काफी टाइम का गैप आ गया, तो आप ये पढ़िए, क्योंकि हमारा पहला मोटिव तो यही है कि हमें सिलेबस को कवर करना है, हमें सिलेबस को समझना है। अमूमन क्या होते हैं स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, हालांकि इसके बाद मैं एसआर सैनी प्रेफर करूंगी, लेकिन फ्रेशर क्या करते हैं, किसने रिकमेंड कर दिया, एसआर सैनी ले आए, एक टॉपिक उठा लिया जैसे सर्किल है, उसमें ही 10 से 15 दिन उस पर लगा दिया उसने। तो इसको आप क्या मानोगे, मैं इसको टाइम वेस्ट मानूंगी। और आप क्या कर रहे हो, 10-15 दिन में एक ही टॉपिक कर रहे हो, और जहां आप फ्रेशर हो, है ना, तो आप पहले तो काम ये कीजिए कि जो बुक्स लग रही हैं एनसीईआरटी की, या जो बुक्स भी लग रही है, जो भी आपको इन टॉपिक से संबंधित बुक्स अवेलेबल है, चाहे पहले लग रही थी,
अब लग रही है, आरबीएससी की है, एनसीईआरटी की है, जो भी बुक्स है, किसी भी एक बुक में से आपको ये टॉपिक करना है ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। एक और देखो, इन बुक को पढ़ने में आपको 30 से 45 दिन ही देने हैं। 30 से 45 दिन। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको 30 से 45 दिन ही लगेंगे। और अगर आपने पढ़ रखा है एक बार सिलेबस को, तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो डायरेक्ट एसआर सैनी से कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना, एक बार सिलेबस को कवर करना है, तो आप इसी को ही 10 से 15 दिन में जो एडवांस है, यानी जिन्होंने एक बार कर लिया, मैं उनको एडवांस लिख रही हूँ, वो 10 से 15 दिन में ये सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो एक बार हमारा बीएससी 11th-12th का पोर्शन एक बार हमारा हो गया। इसको आप साइड में रख दीजिए। अब आते हैं हम ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें, यहां से 80 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 मार्क्स का पेपर आएगा। यानी क्वेश्चंस कितने आएंगे? यानी क्वेश्चंस कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन में से आएंगे। तो 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक, अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 8 यूनिट है। टोटल 8 यूनिट है, तो 8 में से प्रत्येक में से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, प्रत्येक में से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक में से आपको, प्रत्येक यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन। और अगर देखा जाए तो प्रत्येक यूनिट में 5 ही टॉपिक है, लगभग 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में से, यानी एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन। बिल्कुल क्लियर फंडा है बीएससी लेवल का, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं। बहुत कम घुमावदार आते हैं क्वेश्चंस। हालांकि आजकल थोड़े घुमावदार क्वेश्चंस आने लग गए, पर फिर भी हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि हम कौन कौन सी बुक्स पढ़े सेकंड ग्रेड के लिए। तो वहां मैंने हर पॉइंट्स को, हर अलग से सजेशन देख रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। फिर भी यहाँ थोड़ी हम एक समरी की बात कर लेते हैं। इनके लिए नवकार, जेपीएच, हिंदी ग्रंथ अकादमी, इनकी टेक्स्ट बुक में से आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसमें से नवकार की बुक में कहूँ तो अच्छी है। बाकी इन तीनों में से किसी एक बुक में से पढ़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने एक बुक में से पढ़ लिया, बारी बारी उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये है। बाकी देखिए, इस टॉपिक में से कोई छोड़ने वाला नहीं है। हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बीएससी वाला क्वेश्चन। देखिए, इसमें से एक चीज मैं बता दूं कि जो ये स्टैटिक्स और डायनामिक्स है, ये जो है, ये जो 11th-12th में 2009 से पहले
जो सैदिश और यांत्रिकी नाम की बुक आती थी उसमें से ये टॉपिक पढ़ना है। जो अभी बीएससी में लग रही है ना, वहां से ये टॉपिक नहीं बनेगा। तो ये आपको बीएससी की बुक में से नहीं पढ़ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्टैटिक्स और डायनामिक्स 2009 से पहले बुक आती थी, सैदिश व यांत्रिकी, वहां से आपने ये टॉपिक को कवर करना है। बीएससी की बुक्स मत पढ़ लेना इसके लिए। बाकी ये एनए का, हालांकि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है पर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बस इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, बाइसेक्शन मेथड। मोस्टली क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड से हो जाएंगे, बाकी सबको आपको मेथड देखने हैं पर क्वेश्चन आपको बाइसेक्शन मेथड से ही करने हैं। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कह सकते हैं अपने। यहाँ आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। एग्जाम के अंदर आपको देखना है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा पड़ जाएगी सॉल्व करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर लग रहा है कि कैलकुलेशन, बाकी एग्जामिनर कैलकुलेशन टफ देते नहीं हैं, तो लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं तो अटेम्प्ट कीजिए। एलपीपी इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं छोड़ना। इसको आप पहले 12th की बुक में से कर सकते हो। अभी जो करंट के अंदर 12th की बुक लग रही है वहां एलपीपी आती है, पहले वहां से कर लीजिए, फिर आप इसको यहां से करना, बीएससी की बुक में से करना। ये मैंने बता ही दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बुक आई रही है बीएससी में, वहां से कर सकते हैं आप। वेक्टर फिर से आ गया, जैसे उसमें वेक्टर इजी है इसमें और ज्यादा इजी है। ये सारे टॉपिक आपको नवकार, जेपीएच, हिंदी ग्रंथ अकादमी में से करने हैं। अब देखिए ये टॉपिक आपको करने हैं, इसके ये आपने यहां से कर लिया। इसके साथ ही मेरी खुद की एक बुक है जो केवल बीएससी लेवल की है, क्योंकि बीएससी लेवल में, हालांकि मैंने बता दिया पहले नवकार से, जेपीएस से, इन सब की कम से कम आपको 12 से 13 बुक परचेज करनी पड़ेंगी पढ़ने के लिए। तो 12 से 13 बुक को परचेज करने की बजाय आप मेरी एक बुक में से पढ़ सकती हैं। मैंने 8 यूनिट समेकित रूप से एक ही गाइड मान लीजिए, एक ही बुक के अंदर उससे मैंने कंबाइंड कर दिया है। बीएससी लेवल की वो बुक है। ये बुक सिहाग पब्लिकेशन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक का मैं फ्रंट पेज दिखा देती हूँ आपको। ये बुक है, स्नातक स्तर की है, गणित, स्कूल व्याख्याता के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वरिष्ठ अध्यापक का पूरा इसके अंदर सिलेबस है। पहले इस बुक में क्या है, इस बुक के अंदर टॉपिक है, टॉपिक का पूरा विश्लेषण दिया गया है। फिर उसके अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी उस टॉपिक में से लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं, और 3rd नंबर पे मैंने अभ्यास प्रश्न दिए हैं ताकि आपका उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सको। तो इस बुक में से आप बीएससी लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बुक अगर आप पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से
25 से 30 दिन आप बीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो 25 से 30 दिन के अंदर आपका बीएससी वाला पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा मेरी इस बुक में से। तो आपकी चॉइस है। बाकी मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस बुक में से आप पहले सिलेबस जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं, जिनको डायरेक्ट लर्न करना है उनको मैंने अलग से नोट किया है। बहुत ही बेनिफिट रहेगी आपके लिए, मेरा ये मानना है। अब आप ये बुक कैसे परचेज कर सकते हैं? ये बुक ऑनलाइन भी मिल सकती है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आपको ये बुक आपको ऑनलाइन मंथन पीलीबंगा ऐप पर आपको ये बुक ऑनलाइन मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन की कॉस्ट का, ऑफलाइन इसकी कॉस्ट 160 है और ऑनलाइन इसकी कॉस्ट 164। सिर्फ 4 रुपये का अंतर है। ऑनलाइन में कुछ जीएसटी वगैरह कुछ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप मंथन पीलीबंगा ऐप पर इस बुक को ऑर्डर कीजिए। जो आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस पर आपको ये बुक घर बैठे मिल जाएगी। तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हैं। ऑफलाइन में आप राजस्थान में किसी भी बुक स्टॉलर के पास जाइए, आपको ये बुक मिल जाएंगी। हो सकता है कि किसी के पास खत्म हो गई हो, तो आप वहां जाके इस बुक को कह सकते हो कि आपको ये बुक मंगवा दे। जयपुर के सभी होलसेलर के पास हमारी बुक अवेलेबल है। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक मिल जाएगी। रेट दोनों का ही सेम है। तो आप यहां से बीएससी वाला पोर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या कर लिया, 2 मंथ्स में एक बार सिलेबस को कवर कर लिया। फिर हमें करना है इसका रिवीजन। जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के अंदर 2 मंथ्स में हमने एक बार इसका सिलेबस कर लिया। जब रिवीजन करना है तब आप एसआर सैनी लीजिए। देखो एसआर सैनी आपको पढ़नी पड़ेगी। एसआर सैनी में से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार तो सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार सिलेबस कवर करने के बाद ही आप एसआर सैनी में से पढ़ोगे, क्योंकि थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग बुक है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये 11th-12th के लिए है। और बीएससी लेवल की अगर हम बात करें तो आप सिहाग पब्लिकेशन यानी ये वाली बुक बीएससी, बस फिर आपको इनमें से रिवीजन करना है। जितनी बार हो सके उतनी बार इसका रिवीजन कीजिए। अपनी स्पीड, आपकी स्पीड कैसी है, आपका किसी भी टॉपिक पे कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। पर फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार सिलेबस जरूर करना। और एक लास्ट, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथड भी एक अच्छा स्कोरिंग सब कह सकते हैं मैथ्स के अंदर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो टीचिंग मेथड के लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर एस मंगल
डॉक्टर एस मंगल की बुक आती है, एक ही बुक से पढ़िए, ज़्यादा बुक मत पढ़िए, इसको रिपीट करते रहिए और 7 डेज सफिशिएंट है। 7 डेज के अंदर ये टीचिंग मेथड वाली बुक आप कर लीजिए। 20 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के डॉक्टर एस मंगल में से। तो टीचिंग मेथड की आप कर लीजिए 7 दिन के अंदर तैयारी। इस प्रकार से अगर आप मैथ के सिलेबस को डिवाइड करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।